नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो से हम 17 अगस्त 2022 से जो आपके आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम प्रस्तावित है उसके लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट को यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में टोटल 45 प्रश्न इस सेक्शन से पूछे जाते हैं, जिनमें से 25 प्रश्न आपके जनरल साइंस के होते हैं और 20 प्रश्न आपके जीके और करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो होगी इसमें हम लोग बिल्कुल ग्रुप डी के पैटर्न पर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन्हीं सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये आइडिया दे देता हूं कि 2018 में जब आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 135 शिफ्ट में, तो वहां पर हमारे कौन से सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से आपके 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो 7 से 9 और फिजिक्स में भी आपके 7 से 9 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। पॉलिटी की बात करें तो काफ़ी आसान प्रश्न आते हैं पॉलिटी से और इनकी संख्या आपको 1 से 2 देखने को मिलेगी। हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको एंशिएंट हिस्ट्री और आपके मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इनकी संख्या भी 1 से 3 के बीच में वैरी करती है। ज्योग्राफी से भी आपको 1 से 3 प्रश्न मिलेंगे। स्टैटिक जीके में आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर हम लोग करंट अफेयर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलते हैं और इनकी संख्या आपके 10 से लेकर के 12 प्रश्न पर शिफ्ट हो सकती है। तो करंट अफेयर भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है और मेरी कोशिश ये होगी कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट हो उसमें हम लोग ग्रुप डी में जो आपके उस समय करंट अफेयर पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को भी यहाँ पर नए फॉर्मेट में डिस्कस करें। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मेयर का फार्मूला है। तो मेयर महोदय के द्वारा आपकी जो गैसेज होती हैं उनके लिए एक फार्मूला दिया गया था और जो इनका सही फार्मूला है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि CP माइनस CV इक्वल टू R/J। यहाँ पर अगर हम लोग CP की बात करते हैं तो ये आपकी गैस की विशिष्ट ऊष्मा बताती है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। ये आपकी गैस की विशिष्ट ऊष्मा है आपके कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, जो कि बराबर होती है यूनिवर्सल गैस नियतांक डिवाइडेड बाय J, जहां पर J हमारा होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। CP माइनस CV इक्वल टू R/J होता है मेयर का फार्मूला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का विद्युत वर्गीकरण नहीं है। तो देखिए, अर्धचालक भी हमारा होता है, कंडक्टर भी होता है, इंसुलेटर भी होता है, लेकिन सेमी इंसुलेटर जैसा नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे कंडक्टर होते हैं उसमें आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत अच्छे से फ्लो करती है। सेमी कंडक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वह उतनी सुगमता से फ्लो नहीं करती है। वहीं पर अगर हम लोग इंसुलेटर की बात करते हैं तो इसमें आपकी एनर्जी फ्लो नहीं करती है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध इंटरफेरॉन का निर्माण होता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा कि जब आपके शरीर में कोई पैथोजन प्रवेश करता है और उन पैथोजन में आपके विषाणु होते हैं यानी कि वायरस होता है, तो उस स्थिति में जो हमारे शरीर के अंदर सेल होते हैं उनके द्वारा प्रतिरक्षा के लिए आपके इंटरफेरॉन का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वायरस के शरीर में इंटर होने पर इनका निर्माण होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2020 में चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो उद्घाटन है वो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को ये जोड़ती है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में दाब आपका बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब आपके गहराई में वृद्धि होती है
तो उस स्थिति में यहाँ पर जो दबाव होता है वो बढ़ता जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई वाटर वाला हिस्सा है। अब इसमें जैसे जैसे आप लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे जो भी पार्टिकुलर चीज़ यहाँ पर होगी उसके ऊपर आपके जो पानी का वेट है वो बढ़ता जाएगा, और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पानी के द्वारा जो लगाया गया बल है वो बढ़ेगा। तो इससे आपके दाब यानी कि प्रेशर में भी वृद्धि होगी। तो गहराई में वृद्धि होने के साथ प्रेशर में वृद्धि होती है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगर हम लोग एक मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट के अंदर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है इसकी रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग चुंबक के अंदर की बात करते हैं तो ये डायरेक्शन होता है दक्षिण से उत्तर। अब कई सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनका उत्तर होगा कि उत्तर से दक्षिण होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा मैंने आपसे चुंबक के अंदर पूछा है। ये देखिए, ये आपका चुंबक होता है। तो जनरली हमारे चुंबक के बाहर जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ होता है, लेकिन जब हम लोग चुंबक के अंदर बात करेंगे तो ये डायरेक्शन आपका होता है दक्षिण से उत्तर। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सकेवा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। तो सकेवा त्यौहार वैसे भी काफ़ी पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो त्यौहार है वो हमारे सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। सकेवा त्यौहार के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिक्किम के लोग ये जो त्यौहार है वो हमारे मदर नेचर के ट्रिब्यूट में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत को चिराग ए दहलवी कहा जाता था। तो चिराग ए दहलवी की बात करें, ये हमारे शेख नासिरुद्दीन महमूद को कहा जाता था। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि नासिरुद्दीन चिराग दहलवी जो कि हमारे एक कवि थे, इनका जन्म अयोध्या में 1274 में हुआ था, और इन्हीं को हम लोग चिराग ए दहलवी के नाम से भी जानते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पैलेडियम जिसका उपयोग एक उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है। तो पीरियोडिक टेबल से वैसे भी आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, जब हम पैलेडियम की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 46। क्या होता है? 46 इसका एटॉमिक नंबर होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पैलेडियम का जो यूज है वह एक कैटालिस्ट के रूप में किया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा पैलेडियम है ये आपके डी ब्लॉक का एक एलिमेंट है। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक के द्वारा पहली बार विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अवलोकन किया गया था। तो ये जो हमारे वैज्ञानिक हैं, नाम इनका है ओरेस्टेड। क्या नाम है? ओरेस्टेड इनका नाम है। और इन्हीं के द्वारा पहली बार विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अवलोकन किया गया था। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि डेनिस मूल के ये हमारे एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था हेंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, और इन्हीं के द्वारा 1820 में जो हमारा करंट होता है उसके मैग्नेटिक प्रभाव की खोज की गई थी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 9 ओम, 4 ओम और 12 ओम के 3 जो हमारे प्रतिरोध हैं वो आपके समानांतर में जुड़े हैं। तो आपको ये बताना है कि जो हमारा यहाँ पर परिपथ होगा उस परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। अब ध्यान आपको क्या रखना है, देखिए कहा जा रहा है कि ये हमारे जोड़े गए हैं पैरेलल में। अगर ये जो हमारे रेजिस्टेंस हैं वो आपके सीरीज में जोड़े गए होते तो सिंपली आप इनको आपस में जोड़ देते, यानी कि 9 4 13 12 25, तो उत्तर आपका 25 ओम हो जाता। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि ये जोड़े गए हैं पैरेलल में। अब पैरेलल में अगर जोड़े जाएंगे तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो इनके डिवाइड करने से प्राप्त होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, उत्तर आ जाएगा 2.2 ओम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोग सारी वैल्यू रखेंगे, फिर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आपकी 2.25 ओम होगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई त्यौहार है जिसे निम्न में से किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है। तो नुआखाई की अगर हम बात करें
तो आपको पहले यही ध्यान रखना है कि ये हमारे फसल की कटाई का त्यौहार है और ये मनाया जाता है गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद। किसके? गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद ये मनाया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पर्वतारोही लगभग डैश डैश मीटर से अधिक ऊंचाई को कहते हैं मृत्यु क्षेत्र। तो ये ऊंचाई कौन सी है? ध्यान रखिएगा, ये ऊंचाई होती है 8000 मीटर। क्या होती है? 8000 से ज़्यादा ऊंचाई के क्षेत्र को मृत्यु क्षेत्र यानी कि डेथ जोन कहा जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, जब हम लोग सी लेवल से 8000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका कंसंट्रेशन ग्राउंड की तुलना में होता है 34%। तो इसलिए व्यक्ति को यहाँ पर सांस वगैरह लेने में दिक्कत होती है, प्रेशर आपका बढ़ता जाता है और इसीलिए यहाँ पर व्यक्ति के मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में परमाणु बम के विकास से कौन संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, बात हम लोग कर रहे हैं परमाणु बम की और इससे संबंधित है राजा रमन्ना। कौन है? राजा रमन्ना हमारे देश में परमाणु बम के विकास से संबंधित हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि जो राजा रमन्ना है ये हमारे भारत के एक मशहूर भौतिक शास्त्री रहे थे और भारत में जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम हैं उनमें इनका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गन मेटल जो होती है वो आपके किसकी मिश्र धातु होती है? तो एलॉय से भी काफ़ी सारे प्रश्न आपके ग्रुप डी में आते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग गन मेटल की बात करते हैं तो ये आपके कॉपर, जिंक और टिन की मिश्र धातु होती है। तो कॉपर, टिन और जिंक की ये मिश्र धातु है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। गन मेटल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको 88% कॉपर मिलेगा, 10% इसमें आपको टिन मिलेगा और 2% आपको जिंक देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अगर हम लोग लार ग्रंथि की बात करते हैं तो ये आपकी होती है पैरोटिड ग्लैंड। क्या नाम है? पैरोटिड ग्लैंड इसका नाम है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर में आपको ये सारी लार ग्रंथियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से सब लिंगुअल ग्लैंड है और उसके बाद में होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये हमारी 3 ग्लैंड होती हैं, जिनमें से आपकी सबसे बड़ी होती है पैरोटिड जो कि आपके कान के सामने होती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कोरंडम का फार्मूला क्या है? कोरंडम के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे एल्यूमिनियम का एक अयस्क है और एल्यूमिनियम आपको मिलेगा सिर्फ इसी में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम के हमारे बहुत सारे अयस्क पाए जाते हैं, जिसमें से आपका बॉक्साइट सबसे ज़्यादा मिलता है जो कि उड़ीसा में है। कोरंडम आपका हो गया, इसी प्रकार से फेल्सपार है, फिर आपका क्रायोलाइट है, फिर आपका एल्यूनाइट है और फिर आपका है काओलिन। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सारे कंपाउंड यहाँ पर दिए गए हैं ये हमारे एल्यूमिनियम के ओर हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल का पहला तेल और गैस भंडार बंगाल बेसिन जो कि 20 दिसंबर 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, ये हमारे भारत का किस नंबर का तेल और गैस उत्पादक बेसिन है? देखिए, जब हम लोग कच्चे तेल या फिर गैस की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हम बहुत ही भारी मात्रा में इसको आयात करते हैं, लेकिन हमारे देश में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आपको तेल और गैस के भंडार देखने को मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में जो हमारा ये बेसिन खोजा गया था ये आपके भारत का 7वां गैस बेसिन है। तो यहाँ पर 8वां गैस बेसिन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, 7 पहले भी हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, जैसे कि हमारा कृष्णा गोदावरी का रीजन है, मुंबई का तटीय रीजन है, असम में आपको मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, कावेरी रीजन के पास में है, फिर असम में जो अराकान फोल्ड बेल्ट है वहाँ पर आपको मिलेगा और फिर हमारी है कैम्बे की खाड़ी। तो 7 स्थानों पर पहले से हमारे यहाँ पर गैस और तेल मिलता था। अब आपके बंगाल बेसिन में खोजा गया 2020 में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2020 में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारत के सकल घरेलू उत्पाद के डैश डैश के बराबर एक विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की।
आप सभी को पता होगा कि मई 2020 में कोविड अपने पीक की तरफ बढ़ रहा था और उस समय भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था और उसी दौरान 20 लाख करोड़ रुपए की राशि का पैकेज घोषित किया गया था, जो कि हमारे जीडीपी का 10% था। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हमारी हड्डी है जिसको ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हड्डियां मुख्य रूप से आपको लड़कियों में देखने को मिलेगी, मतलब ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेगी, और इसे कहा जाता है क्लेविकल। क्या नाम है? क्लेविकल इसका नाम होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की ये हमारी हड्डी होती है और आपने देखा होगा कि लड़कियों में कई बार ये हड्डी आपको ऊपर उभरी हुई दिखाई देती है और इसी को कहा जाता है सुंदरता की हड्डी, क्योंकि किसी भी लड़की में अगर हड्डी दिख रहा है तो वो सुंदर मानी जाती है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा क्लेविकल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके जलीय अपघटन पर एसिटिक अम्ल बनता है। तो एसिटिक अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो जब आप लोग मेथिल आइसोसाइनाइड का अपघटन करते हैं तो इससे हमारा एसिटिक अम्ल बनता है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। रिएक्शन से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, तो रिएक्शन भी आपको थोड़े से याद रखने हैं। देखिए, जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मेथिल आइसोसाइनेट की, ये अपक्रिया करता है पानी के साथ, तो यहाँ पर ये एक आयन बनाता है और बाद में हाइड्रोजन आयन के साथ में मिल करके ये बनाता है एसिटिक अम्ल। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2007 में पहला T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो जो हमारा पहला T20 क्रिकेट विश्व कप है ये जीता था भारत की टीम ने। किसने जीता था? भारत ने जीता था और हमने हराया था फाइनल में पाकिस्तान को। तो आप सभी को याद होगा वो ऐतिहासिक ओवर जो कि जोगिंदर शर्मा ने फेंका था और उसमें आखिर में कैच लिया था श्रीसंत ने और भारत पहले T20 विश्व कप का विजेता बना था। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फोर्ट सेंट लुइस एक डैश डैश किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पौंडीचेरी में स्थित था। तो फोर्ट सेंट लुइस की बात करें, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो किला है वो आपके फ्रांसीसियों के द्वारा बनवाया गया था। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि पौंडीचेरी में जो शासन है वो फ्रांसीसियों का ही था, तो इन्हीं के द्वारा आपका ये किला बनवाया गया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारे शरीर में ट्रिप्सिन होता है ये आपका कौन सा कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके शरीर में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है ट्रिप्सिन। कौन? ट्रिप्सिन करता है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कशेरुकी प्राणी नहीं है, यानी कि कौन सा हमारा एक वर्टिब्रेट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका घोंघा है जिसे आप लोग स्नेल भी कहते हैं ये हमारा वर्टिब्रेट नहीं है, ये इनवर्टिब्रेट है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो ये प्रश्न जो है पिछले 1.5 सालों में 2 एग्जाम में आ चुका है। ध्यान रखिएगा, नेपाल की जो सबसे लंबी नदी है इसका नाम है कर्णाली। क्या नाम है? कर्णाली इस नदी का नाम है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जीव जगत के 5 वर्गों में वर्गीकरण जिसे आप लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, ये किसने किया था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ग्रुप डी में। ध्यान रखिएगा, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये किया गया था व्हिटेकर महोदय के द्वारा। किसके द्वारा? व्हिटेकर महोदय के द्वारा ये क्लासिफिकेशन किया गया था। यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए, ग्रुप डी में आपके कई बार ये भी पूछा जाता है कि इन 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन में क्या शामिल था या फिर क्या शामिल नहीं था। तो देख सकते हैं मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटेई और एनिमेलिया। क्या था? मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेई और एनिमेलिया ये आपके व्हिटेकर महोदय के क्लासिफिकेशन में शामिल थे। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जननायक जनता पार्टी किस राज्य की एक क्षेत्रीय पार्टी है। तो ग्रुप डी में आपके पार्टियों से, उनके चुनाव निशान से या उनकी स्थापना से बहुत प्रश्न आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो जननायक जनता पार्टी है ये हमारे हरियाणा राज्य की है। कहाँ की है? हरियाणा की ये क्षेत्रीय पार्टी है।
सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, इसके नेता का नाम भी ध्यान रखिएगा। तो इसके नेता हैं दुष्यंत चौटाला। क्या नाम है? दुष्यंत सिंह चौटाला इसके नेता हैं। और आप सभी को पता होगा कि दुष्यंत चौटाला इस समय आपके हरियाणा के डिप्टी सीएम भी हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा इनडोमिटेबल स्पिरिट नाम की पुस्तक लिखी गई थी? तो ये जो हमारी पुस्तक है ये हमारे भारत के मिसाइल मैन और भारत के सबसे फेमस राष्ट्रपति में से एक एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब देख सकते हैं कि अब्दुल कलाम जी ने हमारे बहुत सारी किताबें लिखी हैं और ये किताबें अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। एक इनकी आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, फिर हमारी इग्नाइटेड माइंड्स है, इंडिया 2020 है, टर्निंग पॉइंट्स है, ना जीवन गमानम है, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम है, अदम्य साहस है, इंस्पायरिंग थॉट है। तो ये सारी पुस्तकें आपके अब्दुल कलाम जी की हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है बच्चों वाला कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, क्योंकि आपके कोशिका में जो सारी एनर्जी है वो इसी के द्वारा सप्लाई की जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि रिचर्ड आल्टमैन ने 1890 में इसकी खोज की थी और उस खोज के दौरान इन्होंने इसका नाम रखा था बायोब्लास्ट, लेकिन कार्ल बेंडा साहब के द्वारा 1898 में इनका नाम बदल दिया गया था। अगर हम लोग मेन काम की बात करते हैं तो ये आपके एटीपी का निर्माण करता है, यानी कि जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है इसका निर्माण करता है और इसी से आपके कोशिका को एनर्जी मिलती है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लाल कृमियों में डैश डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। अब देखिए, ये जो हमारे रेड वार्म होते हैं इनके मुंह में आपको दांत देखने को नहीं मिलेंगे। तो इनके शरीर में पक्वाशय नाम की एक संरचना होती है जो कि भोजन को पीसने में मदद करती है, जिसे आप लोग गिजार्ड नाम के से जानते हैं। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा एक रेड वार्म है और इसके मुंह में आपको दांत नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको इस प्रकार से गिजार्ड देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं, ये चौड़ा चौड़ा है और ये आपके संकुचित होता है, फैलता है और इसी प्रकार से जो भोजन इसके द्वारा खाया जाता है उसको ये पीस देता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है ये किस वर्ष पारित हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की बात करें या फिर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, ये दोनों ही हमारे जो अधिनियम हैं ये 1955 में पारित हुए थे, 1956 में पारित हुए थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हमारी ग्रंथि है जो कि फेफड़ों के बीच में पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी ग्रंथि है इसका नाम है बाल्य ग्रंथि। क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि इससे कहा जाता है और मुख्य रूप से ये आपके बाल्य अवस्था में ही सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, ये आपकी जो फेफड़ों के बीच में हड्डी है इसी को हम लोग थाइमस कहते हैं। और बच्चों के मतलब जब आप छोटे होते हैं यानी कि बाल्यावस्था में ये जो हमारी ग्रंथि है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जल और अन्य पदार्थों से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अधिशोषित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कार्बन का ये जो अपरूप है इसका नाम है कार्बन ब्लैक। क्या नाम है? इसका नाम चारकोल है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपने देखा होगा कि कई बार जो हमारे वाटर प्यूरिफायर के ऐड वगैरह आते हैं उसमें भी आपको चारकोल देखने को मिलता है और कई बार आपने कई सारी क्रीम के एडवर्टाइज में देखा होगा कि उसमें भी आपको चारकोल शब्द सुनने को मिलता है। तो चारकोल का मुख्य रूप से काम ही होता है कि जो भी आपकी अशुद्धियाँ होती हैं, चाहे वो आपके चेहरे पर हों या फिर आपके पानी में हों, उनको ये अधिशोषित कर लेता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ध्यान रखिएगा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है, इसकी स्थापना हुई थी गांधीनगर में। कहां पर हुई थी? गांधीनगर में। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित पैरा खिलाड़ी हैं? तो खेल और उससे संबंधित जो खिलाड़ी हैं उनसे भी काफ़ी बार प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे कृष्णा नागर साहब हैं ये आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। किसके हैं? बैडमिंटन के हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि कृष्णा नागर को पिछले साल खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और जो हमारा टोक्यो में पैरालंपिक हुआ था पिछले साल, उसमें इन्होंने पैरा बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता था। तो नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कृष्णा नागर इनका नाम है। एक नाम और ध्यान रखिएगा जो कि है प्रमोद भगत का। तो दोनों ने पिछले साल पैरालंपिक में गोल्ड जीता था। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से पदार्थ का जो उत्सर्जन है वो किडनी के द्वारा नहीं किया जाता है? तो आप लोग ऑप्शन से ही इसको कर सकते हैं। देखिए, यूरिक अम्ल हो गया, अमोनिया हो गया या फिर यूरिया हो गया, ये सारी चीज़ें आपके किडनी के द्वारा उत्सर्जित की जाती हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको पता होगा कि जब हम लोग सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसके द्वारा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा यूरिन होता है उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें अमोनिया भी है, यूरिक एसिड भी है और आपको यूरिया भी मिलेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीती थी? तो ये जो इंडियन सुपर लीग है 2020-21 की, इसको जीता था हमारे मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। किसने जीता था? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस साल यानी कि 2021-22 में जो हमारा इंडियन सुपर लीग हुआ है इसे जीता है हैदराबाद ने। वैसे 22 वाला तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि 20-21 वाला जो 2021 में हुआ था इसको मुंबई सिटी ने जीता था, और इस साल जो 21 और 22 के लिए हुआ उसे जीता है हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने। अगला प्रश्न है कि जब एक अवतल दर्पण के फोकस और सी के बीच में एक वस्तु को रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से बनता है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी आपको ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर जब हम लोग एफ और सी के बीच में कोई वस्तु रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है वो आपका बड़ा बनता है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कंडीशन आपसे कही गई है कि एफ और सी के बीच में हम लोग रखेंगे वस्तु को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा एफ है, ये आपका सी है, इसके बीच में हमने वस्तु को रखा है। तो जो हमारी इमेज बनेगी आप देख सकते हैं वो जो इमेज है वो आपके वस्तु के इमेज से बड़ी होगी, ये इमेज आपकी उल्टी होगी, और ये जो इमेज है वो हमारी होगी रियल। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग यहाँ पर अवतल दर्पण की बात करते हैं तो इसके 5 कंडीशन में जो हमारी इमेज है वो रियल होती है। सिर्फ एक कंडीशन ऐसा है जिसमें आपको इमेजिनरी इमेज देखने को मिलेगी। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन यानी कि बड़ा हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मशीन का उपयोग बल की दिशा को बदलने में किया जाता है? तो ये जो हमारी मशीन है नाम इसका है पुली। तो अगर आपने कभी भी पुली को देखा होगा तो ये बल की दिशा को बदलने में किया जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। जैसे आप देख सकते हैं कि जब हम लोग कुएं से पानी को निकालते हैं इस प्रकार से कुछ हम लोग पुली लगाते हैं, यहाँ पर आपकी बाल्टी होती है जिसको हम लोग पानी में डालते हैं, तो बल हम लोग इधर लगा रहे हैं लेकिन आपका ये काम इस डायरेक्शन में करता है, उल्टे डायरेक्शन में। तो बल की दिशा को बदलने में इस पुली का हम लोग यूज करते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? तो ये प्रश्न वैसे पिछले साल आया था CHSL में। ध्यान रखिएगा, ये जो अंतिम राजवंश है इसका नाम है किंग राजवंश। क्या नाम है? किंग राजवंश इसका नाम है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि काली बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो टाइगर रिजर्व से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं ग्रुप डी में। ध्यान रखिएगा, जो काली टाइगर रिजर्व है ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस समय हमारे देश में जो टाइगर रिजर्व है
इनकी संख्या है 53। तो कर्नाटक के टाइगर रिजर्व की बात करें तो डांडेली अंसी जिसे हम लोग काली कहते हैं, नागरहोल हो गया, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व है, बांदीपुरी टाइगर रिजर्व है और आपका है भद्रा। तो ये 5 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी हमारे कर्नाटक में है। एक और अभी प्रस्तावित है जिसका नाम है एम हिल्स टाइगर रिजर्व। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस की बात करते हैं। हर साल हम लोग 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो दोनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है। देखिए, मूल मात्रक हमारे ऐसे मात्रक होते हैं जो कि किसी अन्य मात्रक से आपके जनरेट नहीं किए जाते हैं, यानी कि वो उनका मूल रूप होता है। तो ध्यान रखिएगा, मोल की बात करें, कैंडेला की बात करें, सेकंड की बात करें, ये सारे हमारे मूल मात्रक हैं। लेकिन जब हम लोग न्यूटन की बात करते हैं तो न्यूटन आपका मूल मात्रक नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि न्यूटन जो है वो आपके बल की यूनिट होती है और बल के बारे में आपको पता होगा कि ये हमारा मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन होता है, यानी कि द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही कहा जाता है न्यूटन। तो ध्यान रखिएगा, ये मूल मात्रक नहीं है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कौन सा बल हमें चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखने में मदद करता है। तो ये जो हमारा बल है, नाम इसका होता है आसंजक बल। कौन सा आसंजक बल? तो जब आपके दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में हमारा कोई बल काम करता है तो इसे हम लोग आसंजक यानी कि एडहेसिव फोर्स कहते हैं। और जब आप चाक से चौक के बीच में अगर कोई बल लगाएंगे तो इसे कहा जाता है कोहेसिव फोर्स, जिसे हम लोग सासंजक बल कहते हैं। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। चलिए एक दो प्रश्न मैं आपको और करवा देता हूँ घलुआ में। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग हरगोविंद खुराना जी की बात करते हैं तो ये हमारे मेडिसिन के फील्ड में एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता हुआ है और इनको ये पुरस्कार मिला था प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए ये पुरस्कार मिला था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। 1968 में हरगोविंद खुराना जी को ये पुरस्कार मिला था और इन्होंने आपके इंटरप्रिटेशन किया था जेनेटिक कोड का और इन्होंने आपके प्रोटीन सिंथेसिस के फंक्शन के बारे में बताया था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। एक प्रश्न और कर लीजिए कि एक गाड़ी जो कि शुरुआत में विरामावस्था में थी उसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से 5 मिनट तक त्वरित किया जाता है। तो आपको बताना है कि वस्तु की गति कितनी होगी। देखिए, जो न्यूमेरिकल आपके ग्रुप डी में आते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, यानी कि डायरेक्ट फार्मूले पे होते हैं और अगर आपने फार्मूला पकड़ लिया तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु है जो कि विरामावस्था में है, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी 0 है, उसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमारा एक्सेलरेशन है जो कि आपका 2 है और 5 मिनट यानी कि टी आपको दिया गया है, वी आपको निकालना है। तो एक सिंपल सा आपने गति का समीकरण पढ़ा होगा जो कि b इक्वल टू यू प्लस ए टी के बराबर होता है। तो u आपका 0 हो गया, b हमें यहाँ पर काउंट करना है और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 600 मीटर पर सेकंड। ये देख सकते हैं, v आपको काउंट करना है, u हमारा 0 है, टाइम को हम लोग सेकंड में बदलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 मीटर पर सेकंड आपका हो जाएगा उत्तर। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था। आपको ये सेट कैसा लगा ये आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा और अगर आपके इस सेट के संबंध में कुछ सुझाव हैं तो वह भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।